हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार अपन ने देखा कि सेल की डेफिनेशन, सेल के टाइप। आज अपन है ना यूकेरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और वो भी स्ट्रक्चर किसकी, एनिमल्स की सेल्स की। ठीक है ना, प्लांट के बारे में बॉटनी में बात करते हैं, अपन जूलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनिमल सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, आपने सिक्स क्लास से ही कोशिका के बारे में जानकारी ली हुई है, कोशिका के चित्र बना हुए हैं। बहुत सीधी सी संरचना है, कोई प्रॉब्लम इसमें आती नहीं है। आपको सिर्फ है ना ऑर्गेनल्स के बारे में आना चाहिए कि भाई ये ऑर्गेनल्स कोशिका में पाए जाते हैं, और इन ऑर्गेनल्स की किस प्रकार की संरचना है, डबल और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है या सिंगल सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, तो उस हिसाब से ही आप उसको डेवलप कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को कहां बनाना है, केंद्रक में। केंद्र में बनाना है एकदम, केंद्र से बाहर नहीं ले जाओगे। तो आप है ना थोड़ा सा वेरिएशन लाने के लिए दो चीजें यूज कर सकते हो, एक पेन और एक पेंसिल। तो कुछ चीजों को पेन से बनाओ, कुछ चीजों को पेंसिल से बनाओ। ज्यादा हो तो दो कलर के पेन ले सकते हो, एक ब्लू पेन ले लिया आपने, एक ब्लैक पेन ले लिया और एक पेंसिल ले लिया। उस हिसाब से वेरिएशन आ जाएगा, चित्र ठीक दिखेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन, केंद्र। केंद्र बनाएंगे। तो केंद्र बनाने के लिए केंद्र कैसा है, दोहरी झिल्ली वाला अंगक है। तो इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, ये खींचा आपने। उसके बाद ये खींचने के बाद, क्योंकि दोहरी झिल्ली वाला है, इनको ऐसे मिला दीजिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनको ऐसे मिला के, और इसको इस तरह से, मैंने जहां इसको खुला छोड़ दिया है वहां खुला छोड़ दीजिए। इस जगह खुला छोड़ा है इसको, इसका कारण है क्योंकि केंद्र के पीछे किससे जुड़ा होता है, अंतःप्रदैवी जालिका से। तो यहाँ अपन अंतःप्रदैवी जाल का बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, केंद्रक, मेम्ब्रेन। ठीक है। एक केंद्र के अंदर क्या होती है, एक केंद्रिकाभ होती है, न्यूक्लियोलस होती है। तो वो न्यूक्लियोलस आपको यहाँ बनानी है। ठीक है। न्यूक्लियोलस बनाने के लिए यहाँ एक एक्सेंट्रिक प्रकार की, मतलब ना केंद्र से थोड़ी सी हटके, और उसमें समान प्रकार के डॉट आपको करने हैं, बड़े छोटे नहीं करने हैं। क्योंकि किसी भी केंद्रिका में, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम समान प्रकार के होंगे, तो समान प्रकार का दिखने वाला है ऐसे। हो गया। उसके बाद केंद्रक में और क्या चीज होती है, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम बना दीजिए आप यहाँ पर, इसको, या क्रोमेटिन मेटल, तो यहाँ पर क्रोमोसोम बनाने के लिए इस प्रकार की लाइन आप खींच दीजिए। हो गया क्रोमोसोम। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या बनाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद बनाई अपन ने केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। फिर बनाए गुणसूत्र। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये खाली तो होता नहीं है, भरा हुआ होता है, तो यहाँ केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे डॉट 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 इसके पास पास खींच दीजिए आप। हो गया। उसके बाद इसमें बीच में ऐसे ऐसे डॉट बना दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ खुला छोड़ना है, खुला छोड़ा किस लिए, क्योंकि पीछे की तरफ ये किससे जुड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दीजिए। यहाँ से इसको पीछे लिया ऐसे, इसको पीछे लिया इसको, और उसको थोड़ा सा कलर वेरिएशन दे दीजिए, ताकि उसको आपको पता लगे कि ये कोई अलग स्ट्रक्चर है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार से बना, हो गए। या भी इसी प्रकार से। क्लियर। अब इसको दोहरी कर दीजिए, क्योंकि ये दोहरी झिल्ली वाला अंगक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ऐसे ही इसको भी डबल कर दीजिए। हो गया। अब ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किससे जुड़ी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसको ऐसे खींच दीजिए।
हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आंतरिक हो गई। आंतरिक के बाद आप बाह्य बना दीजिए। क्योंकि है ना, कोशिका अपने आप में कैसे सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, दोहरी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब अंतःप्रदेवी जालिका जो आपने बनाई है वो भी दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं आप रफ, कणिका में, और दूसरी को बोलते हो स्मूथ, चिकनी। तो जो रफ दिखानी है आपको उसके, क्योंकि रफ किसकी वजह से होते हैं, उसमें कुछ दानेदार संरचनाएं लगी हुई होती है। और दानेदार संरचना कौन होती है, राइबोसोम्स। तो इनके ऊपर आप इस तरह से दानेदार संरचनाएं बना दीजिए। ये दानेदार संरचना क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये दो प्रकार की अंतःप्रदेवी जालिका आपके कोशिका में हो जाएंगी। एक जिस पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे वो तो हो गई ग्रेन्युलर, और एक जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वो हो जाएंगी स्मूथ। क्लियर। अब क्या क्या बचा है इसमें, न्यूक्लियस हो गया, अंतःप्रदेवी जालिका हो गई। अब बचा आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना कोशिका में, तो वो भी दोहरी झिल्ली वाला अंग है। ऐसे खींच दीजिए, उसके बाद यहां से इसको ऐसे कन्वुलेटेड बना दीजिए, और इसको भी ऐसे कन्वुलेटेड बना दीजिए, और एक इसको कटा हुआ दिखा दीजिए ऐसे। हो गया। इसको ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए। या ये जो दोहरी झिल्ली है इस पे इस तरह से F1 पार्टिकल्स वो लगे होते हैं, इसमें आप साइटोप्लाज्म। हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब आपके बची कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, इसलिए इसमें वो तो होंगे नहीं अपने, क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए इसमें आप वो बना दीजिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जैसा कि आप जानते हो तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक उसमें ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, एक वैक्यूल्स पाई जाती हैं, और कुछ सिस्टर्नीज पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की दो तीन प्रकार की संरचना उसमें बना दीजिए। इनको दोहरी झिल्ली कर दीजिए ऐसे, और पीछे की तरफ इसको ऐसे कर दीजिए, क्योंकि ये वैक्यूल से। ठीक है। इसको भी दोहरी कर दीजिए ऐसे, और पीछे फिर इसको इस तरह से आगे तक ले जाए। क्लियर। अब इनको ऐसे डबल कर दिया। ऐसे ये डबल हो जाएगा। ये इनकी क्लियर, दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गई। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं, जिनको आप जैसे कि लाइसोसोम बना दीजिए। ठीक है। आ, एक कहीं आपके पास जगह उपलब्ध है तो उसमें पॉलीसोम्स के रूप में कोशिका में बहुत सारे राइबोसोम एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनको आप पॉलीसोम्स कहोगे। पॉली का मतलब मच मोर, और सोम्स मतलब राइबोसोम्स। बहुत सारे राइबोसोम गुच्छे के रूप में उसमें पाए जाते हैं, तो दैट इज पॉलीसोम। क्लियर। नाउ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो समांगी प्रकार का होता है, और इसके पास पास
मेम्ब्रेन के इनर जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके पास पास उसको बना दीजिए, बीच में गैप छोड़ दीजिए, वो एक्टोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा। और एंडोप्लाज्म जो होता है वो अंदर की तरफ होता है और असमान का हेट्रोजीनस टाइप का होता है, विषमंगी प्रकार का होता है। और उसी में सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं वो सारे के सारे एंडोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड रहते हैं, मीन्स उसी में धसे रहते हैं, उसी में तैरते रहते हैं। और बाहर जो होता है वो, अब इसमें उसके बाद आप इस तरह से एंडोप्लाज्म बना दीजिए। क्लियर? अब और क्या चीज छूटी देखो, लग रहा है कोई कमी? एक चीज आपको ध्यान है नहीं है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनानी है न्यूक्लियस के पास, छोटी सी इस तरह की, जो कि दैट इज सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। केंद्रिका का है, केंद्रक का है, जो सेंट्रियोल बनाने का काम करेगी सेल डिवीजन के दौरान। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से कोशिका के जो मुख्य मुख्य अंगक है वो सारे इसमें आ गए आपके। देखो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गई, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम हो गए, राइबोसोम हो गए। क्या बचा बताओ? हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप डेवलप कर लेते इस तरह से, क्योंकि एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ने के लिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का इविजनेशन और इविजनेशन से बना लेती है। दे आर नोन एज कोशिका जंक्शन बनाने का काम करेगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये सेल, ठीक है। अब इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो अपन ये कोशिका की स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट में इसका नॉमेनक्लेचर और उसका किस ऑर्गेनल का क्या काम होगा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।